हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। मैं करियर साइकोलॉजिस्ट हूँ फ्लूटस आईएएस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करना है जो गलतियां मैंने करी वो आपको रिपीट नहीं करनी, जिससे आपका प्रीलिम्स जो एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, मेंस जब आप रिटर्न करने वाले होते हैं उससे पहले। ऑल्दो आपको काफी अच्छी मेंस की तो नॉलेज होती है, बट प्रीलिम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। तो मैं आज मैं सबको आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है जिससे आप अपना प्रीलिम्स बेहतर तरीके से कर पाए, परफॉर्म कर पाए, मेरिट उसके कट ऑफ पार करें, जिससे आप अपना मेंस रिटर्न करें। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक जीएस, दूसरा सी सेट। ठीक है, पहले मैं जीएस की बात करूंगा। जीएस में आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको पीवाईक्यू और सिलेबस एनालाइज करना है। एनालाइज द पीवाईक्यू। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल पाल। मैं करियर साइकोलॉजिस्ट हूँ प्लूटस आईएएस में, और आज मैं आपको बात करूंगा थोड़ी सी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीलिम्स में आपको ऐसी क्या गलतियां करी नहीं करनी है जो मैंने करी, जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स में एक दो बार नहीं हुआ, और आपको क्या वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आप अपना पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन सके। कुछ मैंने अपनी गलतियों से सीखा, कुछ मैंने अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने क्या गलतियां करी। तो मैं आपको एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती बताऊंगा जो सारे एस्पिरेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कर रहे होते हैं। आपको आईएएस बनने के लिए वो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, मैंने ये चीज अपने जो टाइम पीरियड है उसमें सीखी, इम्प्लीमेंट करा, फिर मैंने खुद पे एनालाइज करा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बाकियों का हो रहा है। देखो, जो यूपीएससी की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी है। आपको खुद से तो सीखना ही सीखना है, प्लस दूसरों की गलतियों से भी सीखना है कि इस पर्सन ने क्या ऐसी गलती करी जो मुझे नहीं करनी, मुझे रिपीट नहीं करनी। ठीक है, तो हम पहला स्टेप जो है, जो आपको आईएएस बनने के लिए एक पहला जो एक होता है ना, पहला चरण, वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चे काफी तैयारी को नेग्लेक्ट करते हैं। वो पूरे टाइम मैथ्स में ही सुलझे रहते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा जीएस पढ़ लेते हैं, जिससे सी सेट में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा जो आप अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा आउटकम ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। आपने बहुत से टॉपर्स को सुना होगा, वो कहते हैं पी एनालाइज द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एनालाइज करना, पीवाईक्यू एंड सिलेबस एनालाइज। देखो, जब आप पीवाईक्यू और सिलेबस एनालाइज करोगे तब आपको ये पता चलेगा किस कौन से सेक्टर से कौन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एनवायरनमेंट से और ज्योग्राफी से एटलीस्ट आपके 25 टू 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर इसमें दूसरा पोर्शन ये हो गया इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में भी आपके कम से कम 18 से 22 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको पीवाईक्यू और सिलेबस एनालाइज करना है कि कौन से सेक्टर से कहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी पीवाईक्यू रिपीट नहीं करता, जो कि बात सच है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो रहा है। अगर आप देखोगे पीवाईक्यू एनालाइज करके, मैं बार बार पीवाईक्यू वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको एनालाइज तो करने पड़ेंगे इसमें।
आप पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो, तब आपको जब तक मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगे तो आप उनमें वर्क कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले एनालाइज द पीवाईक्यू एंड सिलेबस। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, आप जब पीवाईक्यू और सिलेबस एनालाइज करें तो स्टेटमेंट भी एनालाइज करो। स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके एलिमिनेशन टेक्निक के लिए। अगर कोई आप स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी पढ़ रहे हो, उसका पर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी और बी एंड सी, तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि ये अगर एलिमिनेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो क्यों नहीं है ऑप्शन में, वो आप थोड़ा वर्क कीजिए। पहली चीज हो गई पीवाईक्यू और सिलेबस एनालाइज करना, ठीक है। और यहां से दूसरी चीज है आपको टारगेट द बिग फोर। देखो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको प्रीलिम्स में मेंशन है वो सारा तो पढ़ना ही है, बट मैं आपको 4 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से मास्टर्स करने पड़ेंगे। इसमें एक पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। क्योंकि अगर आप इन 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा अपनी ग्रिप कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर सॉल्व करने में एलिजिबल होंगे। मतलब आप इंटेलिजेंट गैस करके 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और प्रीलिम्स की कट ऑफ जो जारी है 80 से 90 क्वेश्चन ये मार्क्स के बीच में से 200 में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन से हैं वो। पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, ऑल दो ज्योग्राफी एनवायरमेंट का ही पार्ट है, और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक। इन 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हिस्ट्री और आपको आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ना ही है पूरा आपको, उसका आप बस प्रेफरेंस वाइज पढ़ सकते हैं। पढ़ना वो भी है क्योंकि वो भी काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के सेक्शन में से देखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में से हर साल एक क्वेश्चन ये विजयनगर एम्पायर से आ रहा है, तो ऐसे बात तो है नहीं कि आप उसे छोड़ के जाओगे, पढ़ के तो जाओगे ना आप वो भी टॉपिक। हाँ, बस आप ये कर सकते हो जो आपके यहां से टॉपिक बन रहे हैं, जैसे हर साल एक क्वेश्चन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और आपका कंपैरिजन, और ये आपकी टर्मिनोलॉजीज। पॉलिटी से पूछता ही पूछता है। अगर आप पिछले 15 साल का पेपर एनालाइज करके देख लो, एक क्वेश्चन आया ही आया है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से। तो यहाँ पे आपको ये, जब आपको पता है हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको नहीं लगता थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिहाज से। फिर आपको यहाँ पे एनवायरमेंट देख सकते हो, स्पीशीज पूछ रहा है, मेडिटेरियन रीजन में क्या आपको मिलता है उसने। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, हर साल एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है कि मेडिटेरियन रीजन में क्या मिल रहा है, वहां पे ऐसी कौन सी स्पीशीज, या फिर वो मेडिटेरियन रीजन फेमस क्यों है, ठीक है। फिर एक आ रहा है आपके एनवायरमेंट के प्रोमिसेस होते हैं हर साल, जैसे कोप 30 अभी चल रहा है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, वो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं। इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे,
और क्लाइमेटोलॉजी आपको बहुत हेल्प करता है कि इंडियन इकोनॉमी का ये इंडियन मॉनसून समझने के लिए। जब आपने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ी तो इट मीन्स आपने ट्रेड विंड्स नहीं पढ़ी, आपने प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ी, तो आप इंडियन मॉनसून कैसे समझोगे? फिर आप ये क्यों समझोगे कि अगर मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है? रिटेटिंग मानसून है चेन्नई में, चेन्नई की रिटेटिंग मानसून की वजह से चेन्नई में थोड़ा सूखा आ रहा है। लीवर्ड साइड क्या होती है, विंडवर्ड साइड क्या होती है माउंटेन की? आप ये जब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ोगे नहीं तो आपको फिर बेसिक तैयार कैसे होगे? तो इसी वजह से आपको क्लाइमेटोलॉजी बेसिक तैयार करके देता है इंडियन ज्योग्राफी समझने के लिए। फिर से मैं कहूंगा पीवाईक्यू एनालाइज करने पड़ेंगे, आपको एक एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि पीवाईक्यू एनालाइज करके कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अगर देखोगे कि हर साल एक क्वेश्चन नदियों में से और पहाड़ों में से पूछता ही पूछता है कौन सी माउंटेन रेंजेस कहाँ बिलोंग करती है, बीच में कौन सा गैप आ रहा है, नदी में से कौन सा नॉर्थ की तरफ, उसका नॉर्थ में अगर देखा जाए तो उसका एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा एग्जामिनर का माइंड जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादातर बस ये गंगा जमुना और इंडस पढ़ के जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र बह रही है इतने टाइम से वो कोई पढ़ के नहीं जाता। साउथ में बहुत ज्यादा आजकल रीजनल रिवर्स पूछ रहा है यूपीएससी। तो मैं यही कहूंगा टारगेट द बिग फोर। फिर इंडियन इकोनॉमी में दो तीन क्वेश्चन आपके, दो तीन चैप्टर, चार चैप्टर से तो जरूर आएंगे। एक जीडीपी, जीडीपी से और फिजिकल पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से, हर आपका एक क्वेश्चन आएगा, आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो आपको करना तो यहां से पढ़ के तो जाना पड़ेगा आपको यहां से, ऐसा तो नहीं छोड़ के चले जाओगे। और फिर साइंस एंड टेक, यहां पे आपको साइंस में पहले बेसिक साइंस पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक लूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कभी कभी नहीं समझ में आता है। अगर आपने जनरल साइंस ही नहीं पढ़ी, आपने सेल टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक कैसे समझोगे? जब आपने बायोलॉजी में सेल ही नहीं पढ़ा, इसमें आपने आरएनए, डीएनए, एडीटीएच मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो आप बायोटेक्नोलॉजी, क्रिप्स टेक्नोलॉजी है, थ्री पेरेंट बेबी है, आरएनए एडिटिंग है, जीएम क्रॉप्स है, आप इन सब के बारे में कैसे पढ़ोगे जब आपने सेल का ही पार्ट नहीं पढ़ा? और आपने आजकल ये देखा हुआ कि यूपीएससी क्या कर रहा है, बेसिक जनरल साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब जैसे पिछले साल आया था कुकर प्रेशर पे क्वेश्चन आया था कि जब कुकर प्रेशर बढ़ रहा है, अगर उस पर हीट हो रही है तो कैसे रिएक्ट करेगा वो प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इस वजह से आपको यहाँ से अप टू 10th जनरल साइंस पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपका हेल्प करती है अदर अदर पोर्शन में। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आपने वैसे कभी सोचा है इसका साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? दोनों में कुछ डिफरेंस तो होता होगा, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, वरना यूपीएससी कह रही थी बस साइंस साइंस को हम पूछ रहे हैं और वहीं से सारे क्वेश्चन आते। देखो, साइंस वो चीज होती है जो हम पढ़ते हैं, विज्ञान जो जिसके पीछे एक लॉजिक है, एक तथ्य है। टेक्नोलॉजी वो होती है जब आपके वो एप्लीकेशन में आ जाती है। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, हमने यहाँ अप्लाई करा तो वो आ गया डिफेंस का पार्ट में। ठीक है, फिर डिफेंस में आप टाइप्स ऑफ स्माइल ये मिसाइल भी पढ़ोगे। जब आपको यही नहीं पता कि ये मिसाइल वर्क कैसे कर रहा है, उसका कुछ तो सोर्स होगा वर्क करने का। वो ऐसा तो है नहीं कोई मूवी की तरह एकदम कहीं भी मिसाइल जा रहा है, उसके कुछ डायरेक्शन भी तो होगी,
प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्क कर रहा है मिसाइल, तो कैसे कर रहा है आपने कभी यहाँ पे 10th तक की एनसीईआरटी में आपको ये बेस बना के देता है। फिर दूसरा टॉपिक है, फिर आगे अब काफी लोग बच्चे क्या करते हैं, जीएस पढ़ लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लगाते। जीएस अच्छे से पढ़ो और टेस्ट भी अच्छे से लगाओ। देखो कई बच्चे ये माने कि टेस्ट पेपर्स में तो क्वेश्चन आते नहीं है। देखो मैं भी मानता हूँ ये बात कि जो आप टेस्ट पेपर लगाओगे इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट ये आपकी एक एबिलिटी डेवलप करता है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है ड्यूरिंग एग्जाम, एकदम एग्जाम लाइक सिचुएशन में। समझ पा रहे हो? अब मुझे पता है कि जो आप 50 टेस्ट दोगे हो सकता है उसमें से 5 क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन एटलीस्ट आप इन 50 टेस्ट मेरे से आप ये चीज तो समझोगे मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। क्योंकि देखो वन लाइनर बेस्ड तो क्वेश्चन आ नहीं रहे, एमसीक्यू बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, एनालाइज करोगे मिस्टेक्स की आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अब जो टॉपिक देखो कभी कभी क्या होता है, मेरे जैसा टॉपिक ना पॉलिटी में स्ट्रांग है तो मैं उस पॉलिटी का टेस्ट क्यों दूंगा यार, मतलब दूंगा कम दूंगा, वहां पे मिस्टेक ज्यादा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा ना कि अगर मेरे पॉलिटी में अगर गलत हो रहा है तो कौन से टॉपिक पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आप टेस्ट लगाओ, उसके बाद मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो रही है। लेट सपोज अगर आपका जीडीपी में कोई टॉपिक वीक है तो 2-3 बार अच्छे से पढ़ो उसे। आपका अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई टॉपिक वीक हो रहा है तो उसे अच्छे से पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फंडामेंटल राइट 1-2 बार पढ़ने में नहीं आया, मुझे और ज्यादा उसमें डिमांड है पढ़ने की, अब पढ़ना तो पड़ेगा, देखो आपको एट द एंड पढ़ना पड़ेगा खुद से ही, तो उसमें और पढ़ो फंडामेंटल राइट में। हाँ ये कर सकते हो आप 50 टेस्ट को एटलीस्ट 30 सेक्शनल लगा लो, ठीक है, 10 एफएलटी लगा लो, बाकी जो रिमेनिंग 10 है 10 एफएलटी प्लस जीएस के प्लस सी सेट। देखो सबसे बड़ी एक गलती ये होती है कि हम जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना वो बस जीएस की सॉल्व करते हैं, हम रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन की तरह करते नहीं है कि एक ही दिन में हमें 2 पेपर सॉल्व करने हैं रियल एग्जाम में, एक जीएस का एक सीसेट का। हम बस जीएस सॉल्व करते रहते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं देखते। देखो क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप पहला पेपर सॉल्व करोगे ना आप मेंटली रूप से इतने थक जाओगे, जब आपका मैथ्स का पेपर आएगा ना सामने या फिर सीसेट का आएगा तो आपका पेन उठाने तक का मन नहीं करेगा। सीरियसली ये रियल एग्जाम में हुआ है, इसी वजह से आपको अपने माइंड चलाना तो पड़ेगा एटलीस्ट 10 टेस्ट और ये 10 सीसेट के एक साथ लगा के 10 दिन लगातार, कि आप उस रिदम में आ जाओ कि अब माइंड प्रेशर झेलने के लिए लायक है कि अब भाई तू रियल एग्जाम में जा एकदम एग्जाम फोड़ के आ। जब आप लगा ही नहीं रहे हो, और मैंने भी ये गलती करती, मैंने पहले टाइम में यही गलती करती, मैं बस एफएलटी लगा रहा था, मैं सीसेट के 60 टेस्ट नहीं लगा रहा था कि सीसेट पहले मैं रियल टाइम की तरह सुबह मैं 10 बजे जीएस का दे रहा हूँ, फिर मैं 12 बजे तक मेरा जीएस का टेस्ट हुआ, फिर मैं 2 से 3 में 4 सीसेट का टेस्ट दे रहा हूँ। वैसे एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको टेस्ट लगाने ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरी सबसे बड़ी, चलो मैं बता देता हूँ, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था ऑल्दो उसमें सी सेट ये जीएस में अच्छे मार्क्स थे बट सी सेट में मैं क्वालिफाई नहीं था। एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था, प्लस मेरे को ये लग रहा था कि मैं तो क्वालिफाई कर लूंगा कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पे। कॉम्प्रहेंशन जो मैं सॉल्व करके गया वो यूपीएससी ने मानी नहीं, तो उसमें मेरी भी गलती थी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी यूपीएससी गलती है, उसमें मेरी भी गलती थी। प्रिपेयर योर सी सेट केयरफुली, ठीक है। ये बेस्ट टाइम है सी सेट स्टार्ट करने का। देखो बहुत लोग क्या करेंगे या वो भी आपको यही सलाह देंगे अभी स्टार्ट मत करो, अप्रैल मई में स्टार्ट करना आप,
बट आपको लगता है वो सही समय होगा स्टार्ट करने का? क्योंकि देखो पहले से आप जीएस पढ़ रहे हो, टेस्ट भी लगा रहे हो, उसका रिवीजन भी कर रहे हो, प्लस थोड़े बहुत नोट्स भी बना रहे हो, आपके पास पहले से इतना प्रेशर होगा मेंटली रूप से कि आपको सीसेट स्टार्ट करने में आपको डर लगेगा। ठीक है, सीसेट स्टार्ट करने में बहुत डर लगेगा। अभी क्या है, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करो, ठीक है, आप अगर जीएस पढ़ना चाह रहे हो, दिसंबर के बाद से आप जीएस पढ़ सकते हो, लेकिन सीसेट आप डेली कम से कम 5 से, अगर डेली ज्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, अभी वो इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस में, ऑल्दो ही इज सेलेक्टेड, बट उन्होंने बताया जब उन दोनों ने दूसरे अटेम्प्ट में सीसेट लगाया तो माइंड चौक हो गया था। जीएस अच्छा करके आए थे, लेकिन बहुत 50 के आसपास नंबर थे उनके, इतना गंदा गया था उनका सीसेट। इसी वजह से आप अभी से 5 से 10 क्वेश्चन सीसेट के लगाना स्टार्ट कर दो। यार देखो ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, नहीं बस आपके ज्यादा ज्यादा आधा घंटा भी नहीं लगेगा सीसेट में। लेकिन ट्रस्ट में, अगर सीसेट में फेल हुए ना और जीएस में अच्छे नंबर हुए तो 1 साल तक चुभेगा ही आपको, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि अगले साल अगर आप जीएस में अच्छा परफॉर्म करोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें वेरी करती है ना। अगर आप जीएस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या गंदा परफॉर्म कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ये ज्यादा बुरा लगता है अगर आप सीसर में की वजह से रह जाओ, मेंस ना लिख पाओ। ये मैं मेरा एक बार इसकी वजह से रहा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा लगता है इसकी वजह से। अब मैं बताऊंगा करंट अफेयर रिसोर्सेज। देखो, करंट अफेयर रिसोर्सेज के लिए ज्यादातर बच्चे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं। ऑल्दो वो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, बट आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं दिखता। ठीक है, जो आपके में, अगर मेरे को लगता है कि अब जो रिसोर्सेज सबसे अच्छे हैं, काश मुझे भी ये सलाह किसी ने पहले दी होती, तो अपने रिसोर्सेज में ज्यादा नहीं रखता। पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन मिरर, ये तीनों गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब जाहिर सी बात है, लास्ट में आप रख सकते हो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। मैं लास्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न्यूज़पेपर आपको मेंस के लिए काफी हेल्प करेंगे, विदाउट एनी डाउट। लेकिन आप जब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इन 3 सोर्सेज को रखिए, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और एक लास्ट चीज है, मेंटोरशिप। मेंटोरशिप जरूर आपको लेनी चाहिए। मैं देखो अपने स्वार्थ के नहीं दे रहा, देखो मुझे पता है मुझे पढ़ना है, बट कोई मुझे ये तो पता है कि मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें छोड़नी है, जो मेरे एग्जाम के लिए आगे जाके फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आपको मेंटर वहां हेल्प करता है। ठीक है, अगर देखो पढ़ने के तो आप भी तैयार हो, बट लेकिन आपको नहीं पता ना कि मुझे रास्ते में स्टेप बाय स्टेप चलना क्या है, कैसे करना है। आप डरते भी होंगे कि भाई 100 तरह के ख्याल भी आते होंगे, लेकिन उनको ओवर पावर करके आपको मेंटरशिप के लिए जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप अच्छे से टेस्ट भी सॉल्व कर पाओ, प्लस आपको कोई बताने वाला भी है कि अगर ये गलती हो रही है तो इसमें टॉपिक में आप इसमें सुधार करो, अगर ये गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, 1 to बाय कोई आपको मेंटरशिप दे सके तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है, आप अच्छा परफॉर्म करें और जल्दी आईएएस आईपीएस में अपना नाम पाएं लिस्ट में। ट्रस्ट में बहुत खुशी होती है जब अपना नाम अपनी लिस्ट में देखते हैं, अपने लव्ड वन का नाम देखते हैं। चलो, थैंक यू।